पता नहीं आप लोग सर साजिश भी करते हैं। अब इतना आप लोग खिलाफ बात करोगे तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं है, हम हक पे बात करते हैं बहरहाल, क्योंकि मैं वो जो बातें आपसे कर रहा था उसमें आज जो बच्चे यहाँ पे आए, जाम साहब ने इस पेज में ये इनको अब छोड़, वो तो गए ना उनसे मुज़ाकरात करने, मेन एजेंडे पे आ जाए। उसमें ये भी लिखा हुआ क्योंकि है आपके पास टाइम नहीं है, फिर आज का दिन है, अब सब ने बात करना है, आपकी मर्जी है, इधर की बातें करोगे उधर की बातें करेंगे, 1-2 घंटे के बाद वैसे भी इजलास कुछ चला नहीं सकते। फिर हमने कल उसका नोटिफिकेशन करना है अगले इजलास का, आज नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, रिक्वेजिशन एक दिन का है। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब आपका कि कम अज़ कम आप तो तशरीफ़ लाए। कभी कभार इस किस्म की भी बंदिश हो जाती है कि आपकी भी फिर पाओ, या हम आपको ये नहीं कहते, कभी कभार वो कोशिश की जाती है कि एक ऐसी रुकावट पैदा की जाए कि आप जैसे मोहतरम अशख़ास भी यहाँ पे तशरीफ़ न लाए, चूँकि ये एक तरीक़ाकार है कि आपके आने के बाद ही पैनल का तश्कील हो जाता है और आपको जब रिक्वेजिशन डाली जाती है तो एक कानूनी तरीक़ाकार है कि आपको आना होता है। वैसे मेरे ख़्याल में अगर इस तरह नहीं होता शायद आप भी आज यहाँ पे नहीं होते। बड़े मुज़रत के साथ मेरे ख्याल में आप नहीं, लास्ट में मेरा फैमिली में वाक़या हुआ था, लास्ट सेशन में नहीं आ सका, बाकी सेशन जितने हुए मैंने अटेंड किए, डिप्टी स्पीकर ने किए। लास्ट में यही है, फिर आप लोगों को भी हर वक्त शिकायत करते हैं, मौका नहीं मिलता है, लास्ट सेशन में न होने की वजह से आप लोगों को मौका भी मिला, आप लोगों ने चेयर भी किया। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, हम आपके मशकूर है कि आप बड़े खंद पेशानी से सुनते हैं और हम खुसूसन हमें तनकीद नहीं है बल्कि ये चूँकि हमारी बातें हैं। आज का इजलास जिस तरह मेरे मोहतरम मलिक सिकंदर ने कहा कि ये प्री बजट इजलास है और कानूनी तरीक़ाकार ये है कि ये प्री बजट इजलास होना चाहिए, हुआ नहीं है, होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं, ये भी ज़बरदस्ती अगर हो रहा है, ये तो रिक्वेजिशन है, रिक्वेजिट किया आपने, तो इसको भी हम प्री बजट का इसलिए नाम दे सकते हैं कि हम यहाँ पे अपनी बातें करेंगे और अपने इलाकों के मसाइल बातें कर लो और बजट की बातें करेंगे। वो जो कानूनी तरीक़ेकार था उसको तो सरकार ने रोंद डाला। वो जो आर्टिकल का 115A का जो नाम दिया जाता है, जो अप्रैल और फरवरी के दरमियान में आप लोगों ने जिस इजलास को यहाँ पे बुलाना है वो तो नहीं हो सकी, लेकिन चलो ये जो रिक्वेजिशन है इसकी इजलास जो आज हो रहा है इसका फ़ायदा लेते हुए हम सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से हम आज इस ऐवान में ये जो सरकारी नशिस्तें हैं, मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान की तारीख़ में इस तरह का कोई दिन नहीं है। आज एक मातम सा समा है, जैसे वो हमारे दोस्त है, हमारे साथी है, हमारे अल्लाह उनको ज़िंदा रखे, लेकिन इखलाकन वो मर चुके हैं। आज वो नशिस्तें जो खाली है वो आज जो मौजूद नहीं है वो बलूचिस्तान के अवाम को फेस नहीं कर पा रहे हैं। ये जो बैठे हुए यहाँ के नुमाइंदे हैं ये बलूचिस्तान के हकीकी नुमाइंदे हैं, ये अपने हलकों से जीत कर आए हैं और ये अपने बलूचिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो हम जनाब स्पीकर साहब जो भी यहाँ पे गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए गए, मर चुके हैं या इस तरह की चीज़ें, वो कार्रवाई से हज़फ किया जाए। जनाब मेरे ख्याल में ये कोई गैर पार्लिमानी मतलब अखलाकन हमसे हमारे बच्चे सीखते हैं तो इस तरह की चीज़ों को मेरे ख्याल में मैंने ज़मीर की बात की जनाब ज़मीर साहब, आप मेरे इस जुमले को मेरे ख्याल में ज़मीर मर चुके हैं, खुद रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है। मैं कहता हूँ ये ऐवान खाली है, ये दोबारा मैं अपनी बातें दोबारा इसलिए दोहराऊंगा कि ये पार्लिमानी है और मेरे सेक्रेटरी साहब शायद समझ नहीं सके। मैंने कहा ये ऐवान है, वो नुमाइंदे है। नहीं आपने कहा मर चुके हैं, है नहीं है, मैंने कहा चलो वो हो गया, वो अज़ब हो गया। अगर गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं वो अज़ब हो गया, नहीं है तो नहीं होगा, चलो नहीं है तो वो नहीं है। उसकी मैं जनाब स्पीकर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 दिन के बाद हमारी बजट इजलास होने वाला है। आज अपोजिशन के जो 23 अरकान हैं वो इस ऐवान के नुमाइंदे हैं और इसी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, अपने अपने इलाकों से इलेक्ट होकर आए हैं। बदकिस्मती यह है कि गुज़िश्ता 3 साल से जिस तरह उनको दीवार से लगाया जाता है
اور خصوصاً ان کے حلقوں کے ساتھ ان حلقوں کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ ان حلقوں کے عوام کے ساتھ جو رویہ حکومت نے اپنا رکھی ہے یہ انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ آج جو حکومت خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم 40 ارب روپے لیپس کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہم اتنے نااہل ہیں، ہم نااہل کے ساتھ بدنیت بھی ہے کہ ہم جب اپوزیشن اپنے علاقوں کی مسائل کی نشاندہی کی کہ میرے حلقے میں اسکول کی ضرورت ہے، میرے حلقے میں اسپتال کی ضرورت ہے، میں نے اپنے حلقے کے لیے جناب اسپیکر صاحب پانی مانگا تھا، میں نے اپنے حلقے کے لیے بجلی مانگی تھی، میں نے اپنے حلقے کے لیے گیس کا مطالبہ کیا تھا، وہ حکومت جو خود بھی نہیں خرچ کر سکے، لیکن مجھے اس لیے انہوں نے نہیں دیا کہ میں بلوچستان عوامی پارٹی یا ان کی اتحادی پارٹیوں سے میرا تعلق نہیں ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے، اور خاص کر بہت سارے ایسے باتیں بھی ہیں، خصوصاً میں ایک مثال دے دوں گا کہ ورلڈ یونیورسٹی کا شاید اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی گرانٹ آئے ہوئے تھے، وہ اتنی بدنیتی ہے جناب اسپیکر صاحب کہ اس کے لیے بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان لکھ کر دیتا ہے کہ اس کو بھی واپس لیا جائے۔ اور ایسے ہی بہت سارے اسکیمات ہیں جو فیڈرل سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کی خیرات اور زکوٰۃ ہے جو ہمیں دی گئی ہے ان پر بھی بندش لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بلوچستان کی جتنے پیسے ہیں اس سے دگنا یہ بلوچستان، اگر آج آپ 40 ارب روپے کی بات کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 40 ارب خالی آپ پی بی 32 کے 2 سے علاقے میں آپ کو گنواتا ہوں وہاں پہ خرچ کرے، وہاں کے لیے ناکافی ہے۔ آپ اس کو زڑخو سے لے کر ڈگاری، پھر اناوڑک سے لے کر آپ سراغڑگی تک اگر آپ اس کو خرچ کریں یہ اس علاقے کے لیے ناکافی ہے۔ یہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے جو ہماری حکومت جو ہے خرچ نہیں کر سکے۔ جناب اسپیکر صاحب، اس ایوان میں بیٹھے ہوئے ہم نے کئی دفعہ وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ صرف کوئٹہ میں اس وقت 80% لوگ ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ ہے، وہ 2,000 روپے کا ٹینکر خریدتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، اور یہ سارے غریب لوگ ہیں، ان کو اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ پیسے میں پانی خرید کر جو ہے ایک تو ان کو اپنے کرایہ کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ بجلی کا بل نہیں ہوتا، ان کے ساتھ گیس کا بل نہیں ہوتا، اور اسی کوئٹہ شہر کے اندر 350 سے زیادہ ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں جناب اسپیکر صاحب، اور وہ ٹیوب ویل اب اس لیے فنکشنل نہیں کر رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ پیسے نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے۔ یہ باتیں آن ریکارڈ ہے۔ جب ہمیں آپ کی پی ایچ ای کی وزیر نے بلایا اس وقت ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت شاید 300-400 سے زیادہ ٹیوب ویلوں کی بات ہو رہی تھی۔ آخر میں یہ طے پایا کہ یہ 317 ٹیوب ویل یا 315 ٹیوب ویل ہے، ان کو ہم ریگولر کرنے جائیں گے اور اس کا پانی کوئٹہ کو ملے گا۔ لیکن یہ 3 سال میں وہ ٹیوب ویلوں کی پانی اب اس حد تک نیچے جا چکی ہے کہ وہ منہدم ہو چکے ہیں جناب اسپیکر صاحب، اور ہم اس 40 ارب روپے کو لیپس کرنے جا رہا ہے۔ یہ بلوچستان کے ساتھ ظلم ہے جناب اسپیکر صاحب، اس صوبے کے ساتھ ظلم ہے۔ ہم ایک طرف سے تو پیٹتے ہیں کہ وفاق ہمارا حصہ نہیں دے رہا ہے، ہمارے وسائل بہت زیادہ ہے، ہمارا حق نہیں مل جاتا، لیکن دوسری طرف سے جو خیرات جو زکوٰۃ مل جاتا ہے وہ بھی اس قسم کے نائب حکمران جو آج یہاں پہ موجود نہیں ہیں انہی کی وجہ سے پھر لیپس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھ کر ماتم کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب اسپیکر صاحب، 40 ارب روپے جو لیپس ہونے جا رہا ہے، اس دن بھی میں نے میرے خیال میں آج سے 10 دن پہلے شاید میں نے یہی کہا تھا کہ اب بھی وقت ہے جناب اسپیکر صاحب کہ اگر آج بھی آپ اس کو خرچ کرنا چاہے تو 10 دن میں یہ 40 ارب روپے خرچ کرنے کا میں آپ کو بولوں گا۔ یہ کوئٹہ کے جو پانی ہے اس پہ آپ خرچ کریں۔ 2-3 ایسے حلقے ہیں جہاں پہ جس کی میں نے مثال دی، کیسکو نے جناب اسپیکر صاحب اسی سیزن کے دوران جنوری سے لے کر آج جون کا مہینہ ہے 4 دفعہ ہماری بجلی منقطع کی گئی، ہر دفعہ 1 ہفتے سے زیادہ بجلی منقطع کی ہے، جس کی وجہ سے صرف زمینداروں کے جو فصلات اور باغات جس پہ نقصانات ہوئے وہ ایک اندازے کے مطابق 40 ارب روپے کے قریب ہے۔ اور اس حکومت نے جو سبسڈی کے مد میں اپنا دینا ہے میرے خیال میں اس کو
वो 55 अरब रुपए उसकी सब्सिडी की मद में, उससे कैस्को 5 अरब रुपए मांग रहा है। लेकिन कई दफ़ा इस टेबल पे भी उन्होंने वादा किया कि हम सब्सिडी के जो हमारे ज़िम्मे है सूबे के, उसमें से हम 6 अरब रुपए देंगे, कभी उसने कहा 5 अरब रुपए देंगे। लेकिन आज के दिन तक जब हमारी एक मीटिंग हुई कैस्को के जो चीफ है और हमारी सूबाई वजीर जो ज़मरा खान अचकज़ई इस कमेटी के चेयरमैन है, जो ज़मींदारों की कमेटी को चेयर करते हैं, सेक्रेटरी हमारी जो एग्रीकल्चर है, ये सब बैठे हुए थे। आज के दिन तक इत्तलाहात यही है कि उन्होंने कैस्को को 1 रुपए भी अदा नहीं किया और वो न देने की पोजीशन में है। लेकिन इसका नुकसान किसको जाता है? वो बलूचिस्तान में ज़मींदारों की बिजली बंद करके जो है कैस्को ये अपने खसारे को पूरा करता है। एक तरफ से हुकूमत, दूसरा तरफ से कैस्को जो है मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का जो 80% ज़रिया माश है जनाब स्पीकर साहब, वो तो या गल्लबानी, हमेशा हम ये कहते हैं कि या तो हमारी ज़मींदारी है, और इससे बढ़कर मेरे ख्याल में इस सूबे में और रकाई क्या है? हमारी कितनी फैक्ट्रियाँ हैं जो हमारे लोग रोज़गार करते हैं, हमारे और कैसे ऐसे ज़राए है जिससे लोग जाकर अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाए सिवाय इन ज़राए के। लेकिन इन ज़राए पे भी हुकूमत की दुश्मनी की वजह से जो हम देखते हैं कैस्को बार बार उसको बंद करके ज़मींदारों का नुकसान करते हैं। और वो आज 5 अरब रुपए भी न देकर मेरे ख्याल में जून में एक और वार करने वाला है कैस्को का। लेकिन हुकूमत अपनी बजट पेश करेंगे, इस पे इन पैसों को लैप्स करेंगे। जनाब स्पीकर साहब, आली में 4 हल्के कोयटा मेट्रोपॉलिटन में शामिल की गई, जिनको हल्का शादिनजई, कैची बेग, बिलेली और कुचलाख था, जिनके लिए बाकायदा प्रपोजल बनाई गई कि इन हल्कों को जो शामिल की गई इनकी तरक्की के लिए मेरे ख्याल में 6-7 अरब रुपए के उन्होंने फंड की तजवीज़ की थी। ये फाइल मेरे ख्याल में 2 साल में 10 दफ़ा हमारे वज़ीर आला के पास गए, उन्होंने 1 रुपया भी रिलीज़ नहीं किया। पहले तो हम कहते थे कि हमारे इलाकों में इसलिए सफाई नहीं होती है कि हमारे इलाके मेट्रोपॉलिटन में शामिल नहीं है। लेकिन 2 साल बावजूद कि हम मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा भी है, हमारे इलाके में मेरे ख्याल में एक स्वीपर भी जो है शामिल होने के बाद आज तक जो है एक स्वीपर को भी भर्ती नहीं किया गया कि इन इलाकों में सफाई करे। और ये बार बार ये फाइल जब वज़ीर आला के पास जाता है, वो उसको इसलिए इन इलाकों से दुश्मनी है कि अपोजिशन के इलाके है और यहाँ से अपोजिशन जीत कर आया है और वो इन इलाकों को कुछ नहीं देना चाहते। जनाब बूटानी साहब जब वज़ीर बल्दियात थे तो उन्होंने ख़ुद जब ये इलाके शामिल हुए, 2 यूनियन काउंसिल के नुमाइंदों को, 2 यूनियन काउंसिल के मोतबरीन को उस इलाके में बुलाया, उनसे मसाइल पूछी, उनसे उनके तजवीज़ पूछे और उस वक्त उसने वादा भी किया कि इन इलाकों को जो है हम नई मशीनरी देंगे और इन इलाकों के लिए नई स्टाफ भर्ती करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में उसको भी इसलिए सज़ा दी गई कि कुछ बातें जो है कभी कभार वो अपोजिशन के हक में करती थी, जो हक और सच थी, आज वो शायद यहाँ से अपनी वो उनकी जो वजारत है वो उनसे चली गई। जनाब स्पीकर साहब, गुज़िश्ता दिनों हम एक शादी में बैठे हुए थे तो इत्तेफाक से वहाँ पे जो हमारे ज़िला कोयटा के चेयरमैन ज़कात है उनसे मुलाकात हुई। मुझे कहा कि आज चंद दिनों के बाद आपका ये साल इख्तिताम को पहुँचने वाला है, हमारे साथ 2 अरब 40 करोड़ रुपए गुज़िश्ता 3 साल से पड़े हुए हैं जो खर्च नहीं हो रहे हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमने 5 ईदी गुजारे, मेरे ख्याल में अगर हम ज़कात के पैसे लोगों को देते, कम से कम वो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते। 5 ईदें 3 साल में हमने गुजारी। ये कोरोना की 3 बड़ी लहरें आ गई, मेरे ख्याल में लोगों के अरबों रुपए के नुकसानात हुए, वो नान शबीना के मोहताज हो गए, राशन लेने के लिए उनके साथ पैसे नहीं था। ऐसे वक्त में भी इस नायल और नायल हुकूमत ने जो है ये 2.5 अरब है, 2 अरब 40 करोड़, ये आज फिर 2 दिन के बाद लैप्स होने वाला है। ये किसने रोका? इसको किसने अदालत में चैलेंज किया? ये खुद नायल है जनाब स्पीकर साहब, ये बलूचिस्तान की दुश्मन है, बलूचिस्तान को तरक्की नहीं देना चाहते, ये पैसे बलूचिस्तान पे खर्च नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते तो कम से कम उनको तो छोड़ो, ये ज़कात के पैसे तो लोगों को दे देते। हर ईद को, हर रमज़ान में लोगों को ज़कात मिलते थे।
बैतुल माल से पैसे मिलते थे, सब पे इस हुकूमत के आने के बाद बंदिश लगी है। कोरोना में कुछ लोगों को जो राशन दे गई वो भी वजीरों को जो है मेरे ख्याल में उसने सबको रुश्वत के तौर पे दे दी गई। जहाँ पे गरीब लोग बसते आप ये राशन उनको दे देते। हमारे दरवाज़ों पे हज़ारों लोग जमा हुए, हमें देने के लिए कुछ नहीं था हमारे साथ। ऐसे लोगों को उन्होंने पैसे दे दिए जो न खर्च कर सके और न वो राशन लोगों को राशन दे सके। लेकिन चूंकि वो हुकूमत से ताल्लुक़ रखते थे, ये राशन भी उनका हक, ये बजट भी उनका हक, ये पैसे भी उनके हक, ये मुराहत भी उनका हक, ये सारा बलूचिस्तान जो है मेरे ख्याल में वो अपने आप सबको जो है अपनी जागीर समझते हैं जनाब स्पीकर साहब। और उससे बढ़कर जो है एक छोटी सी मिसाल मैं दूंगा आपको। अज़ारगंजी का इलाका सरियाब के अंदर होता है और इसके 4 फीडर में 5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं होता। इस कोटा शहर के अंदर होते हुए शमोज़ई फीडर, शानवाज फीडर, सरियाब 2 अज़ारगंजी में 5 घंटे से ज़्यादा बिजली इसलिए नहीं है कि वहाँ एक ग्रेड की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कीमत 1 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं है। ये गुज़िश्ता 3 बजट में एक प्रपोज़ल जब हम वफाक में थे, तहरीक इंसाफ के साथ इत्यादि थी, हमारी प्रपोज़ल थी, एक दफ़ा ये बजट में आ गए कि अज़ारगंजी का बनने वाला है ग्रेड। लेकिन इस हुकूमत ने 3 साल में इस वक्त भी सूबाई हुकूमत के प्रपोज़ल में नहीं है। वफाक की तरफ से कोशिश हो रही है कि शायद ये ग्रिड बन जाए। 3 लाख की आबादी के लिए जब आप एक ग्रिड नहीं दे सकते, जब आप 40 लाख की आबादी को पानी नहीं दे सकते, जो आपका दारुल हुकूमत है, इस सूबे से हटकर जो हमारे दूसरे दारुल हुकूमत से हटकर जो दूसरे इलाके हैं, वहाँ तो आप क्या पानी लोगों को दोगे, वहाँ आप क्या लोगों को बिजली दोगे। वहाँ तो मैंने बलूचिस्तान के ऐसे शहर देखे हैं जहाँ पे उन्होंने बिजली की शक्ल भी नहीं देखे। ऐसे बहुत सारे देहात है। आज भी पूरे मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग कम हो रही है हमारी हुकूमत की वजह से, इस नायल हुकूमत की वजह से यहाँ की बिजली की लोड शेडिंग दिन ब दिन बढ़ रही है। जनाब स्पीकर साहब, इस वक्त पूरे बलूचिस्तान को 900 मेगावाट बिजली मिल रही है, जबकि 24,000 मेगावाट मुल्क में जो है बिजली बन रही है। सिर्फ कसूर के अंदर कहा जाता है कि अगर उसकी लैंड लॉसेस ले ले जो चोरियाँ 30% होती है, वो बलूचिस्तान की बिजली से कहीं ज़्यादा है। आप लाहौर की लैंड लॉसेस ले ले और उसकी चोरियाँ ले ले, वो बलूचिस्तान से कहीं ज़्यादा है। आप कराची की मिसाल ले ले, आपकी उसकी लैंड लॉसेस ले ले, बलूचिस्तान से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इस बदबख्त सूबे में जो है यहाँ पे 5 घंटे से ज़्यादा बिजली जो हमारे ज़री फीडरों को मिल रहा है और जो दूर दराज इलाके हैं उनको 3 घंटे भी, क्योंकि ये फीडर ओवरलोड है। 650 से ज़्यादा उन फीडरों के लिए हमने हुकूमत से कई दफ़ा मुतालिबा किया कि अपने इस बजट में आने वाले आप अपोजिशन को न दें, उनके ज़िलों में कम अज़ कम बिजली का सिस्टम को तो सही करें। आप अपोजिशन को कुछ न दें, उनके इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी तो दे दे। आप अपोजिशन को कुछ न दे, उनके इलाके में कम अज़ कम एक अच्छी सी अस्पताल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज तो दे दे। हम अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहे जनाब स्पीकर साहब, न कभी हमने ये मुतालिबा किया कि हमें ये मिलनी चाहिए। लेकिन ये बदकिस्मत हुकूमत न सिर्फ नाअहल है बल्कि बदनीयत भी है, जो खुद भी खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उसका दिल नहीं चाहता कि जो अपोजिशन से आए हुए जो दोस्त है। गुज़िश्ता दिनों आपने देखा कि हमारे कुछ दोस्तों ने शायद आवारान का दौरा किया और फिर आवारान के साथ उन्होंने वहाँ पे वज़ीर आला का जो अपना पाया तख्त है, क्या बोलते हैं उसको, तख्ते बेला है, उस पर भी उन्होंने थोड़ी सी उसकी तस्वीर जो सोशल मीडिया पे आई और आपने देखा कि कैसी आग लगी इस हुकूमत के अंदर। जनाब स्पीकर साहब, ये दिखाने वाली चीज़ें है जब आपकी 3 नस्लें इस सूबे पे हुकूमत करते हैं, वज़ारत आला पे गुजार देते हैं, तो वहाँ पे लोगों का ये हक नहीं बनता कि आप उनको पीने का साफ पानी दे दें। वहाँ उन लोगों का ये हक नहीं बनता कि वहाँ पे फायर ब्रिगेड का एक बने और उसमें 30-30, 40-40 लोग जो रोड पे जलकर खाक हो जाते हैं, आप उनके लिए कोई फायर ब्रिगेड का कुछ स्टेशन नहीं बना सकते। आप उस रोड को दोहराया नहीं कर सकते। आप वहाँ पे स्कूल और कॉलेज नहीं दे सकते। हम चलो गुनाहगारी से ही हमारी ताल्लुक अपोजिशन से है,
आप उन कम से कम जो जिनको आप जहाँ से आप जीत कर आए जो कम से कम उनको तो कुछ दे दे। वो भी बलूचिस्तान है, हम ये नहीं कहते उनको नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। वो एक तस्वीर है बलूचिस्तान का जो कम से कम इस हुकूमत के मुंह पे तमाचा है। वो जितना चीखे चिल्लाए जनाब स्पीकर साहब, हम ऐसी तस्वीर को बार बार उनको दिखाएंगे। हम ऐसी तस्वीर को इसलिए दिखाएंगे कि बलूचिस्तान की आवामी का ये मेरे ख्याल में फैसला नहीं है कि इस किस्म के लोग बलूचिस्तान पे मुसल्लत हो। कोशिश की जाती है कि ऐसा तबका बलूचिस्तान पे हो, और आज बलूचिस्तान की में जो हालात है, जो बलूचिस्तान की बदकिस्मती है, और बलूचिस्तान के अंदर आज जो शोरश है और बलूचिस्तान के अंदर जो नाइंसाफ़ी है, वो इन ऐसी फैसलों की वजह से होती है। आज भी वक्त है जनाब स्पीकर साहब की ये हुकूमत ओश के नाखून ले। भागने से कुछ नहीं होता। कल बजट के दिन फिर आप आ जाएंगे, फिर आप आ जाएंगे, फिर आप आ जाएंगे। आपको यहाँ बैठकर सामना करना चाहिए अगर हुकूमत है। हम ये नहीं कहते कि आप हज़रत उमर की अदल का हमें कम से कम वो ज़माना याद दिलाए, और तो नहीं कम से कम आप पिछली हुकूमत जो आपसे पहले गुजर चुकी है उसकी कुछ मिसालें भी आपसे बेहतर है। आप तो उससे भी गए गुजरे हुए हैं। जब आपकी यहाँ पे वुज़रा खड़े हो जाती है तो मिसाल देते हैं कि पिछली हुकूमत ने ऐसा किया। आपने क्या तीर मारा है? आपने कौन सी अच्छाई और भलाई की काम की है? आपने बलूचिस्तान पे कौन सा एहसान किया है? यहाँ पे रैलियां तो होती है, स्पोर्ट्स के नाम पे अरब रुपए खर्च होती है। हम कहते हैं हमें बिजली दे दो, हम कहते हैं हमें पानी दे दो, हम कहते हैं हमें तालीम दे दो, हम कहते हैं हमें सेहत अस्पताल दे दो। वो कहते हैं नहीं, आपको स्टेडियम चाहिए, आपको यहाँ पे एक कार रैली और जीप रैली यहाँ की एक ज़रूरत है। कितने लोग इतने ऐसे पिकनिक पॉइंटों पे आज आप बलूचिस्तान के एक ऐसे कोने में मोनाल जैसे होटल इस्लामाबाद का बनाने जा रहे हैं। आप सरियाब को पानी दे दे जो दश्त से आ रहा है, 12-13 ट्यूबवेल जो आपने कहा कि 3 महीने में सरियाब को कनेक्ट करेंगे, आप पानी दे दे। हम पीने के पानी का मुतालिबा कर रहे हैं। हम आपसे कोई स्टेडियम की मुतालिबा नहीं करेंगे, हम आपसे कोई बड़े पिकनिक पॉइंट की जो है मुतालिबा नहीं करेंगे। हम आपसे कार और जीप रैली के लिए यहाँ पे कोई एग्जीबिशन का मुतालिबा नहीं करेंगे। हम जिंदगी की जो बुनियादी सहूलत है, जो किसी इंसान की ज़रूरत है, बलूचिस्तान में ऐसे बहुत सारी तस्वीरें हैं जनाब स्पीकर साहब जहाँ इंसान और हैवान एक ही जोड़ से पानी पीते हैं। बाकी लोगों ने भी बात करनी। और इसको जो है मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब देखा वहाँ से उसने इस पर नोटिस ले ली। लेकिन ये बलूचिस्तान की ये तस्वीर तो बलूचिस्तान के हर कोने। आधा घंटा हुआ है आपको जनाब स्पीकर साहब? मेरे ख्याल में ये 15-20 मिनट तो इसको वाइंड अप करूंगा। जनाब स्पीकर साहब, मेरे कहने का मकसद ये है कि कोरोना के नाम पे भी आपने अरबों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन आज बलूचिस्तान की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है पहले से ज्यादा तबाह हो चुकी है। आप ये बताओ कि सिवाय कोयटा के जिसमें कोरोना की टेस्ट होती है, आपके 33 जिला में किस जिले में जो है आप कोरोना की टेस्ट कर सकते हैं? बलूचिस्तान की बहुत बड़ी आबादी तो वहाँ पे भी रहते हैं, कितने लोग यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं? जब आपने 8-10 अरब रुपए यहाँ पे कोरोना पे खर्च किया तो कम से कम एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री तो दे सकते थे। कोयटा के बाद चलो मस्तूम को छोड़ो, कलात में तो दे सकते थे। चलो मुंगचर और कलात को छोड़ो, गुजदार में दे दो। चलो आवारान एक सेट पे है, दूर दराज इलाकों में पंचकूर में दे दो, ग्वादर में दे सकते हैं, लोरलाई में दे सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में पैसे उसको ठिकाने लगा दिए गए हैं और आपको ग्राउंड पे कुछ नजर नहीं आएगा। और आने वाले बजट को भी इसी तरह ये हथियाने लेना चाहते हैं। जनाब स्पीकर साहब, अब इस फोरम पे ज़रूर बात करेंगे। हमारे लोगों को जिस तरह वो कोशिश की जाती है कि इनके लोगों को कुछ मिले ना मिले, ताकि ये अपने नुमाइंदों को कहे कि ये नाअहल है, बल्कि हम आज अपने इलाके के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम नाअहल नहीं, हम में जो ताकत है, हमारे मुंह में जो ज़ुबान है, हम आपकी हक की नुमाइंदगी जो है ईमानदारी से अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हुकूमत नाअहल है और नाअहल के साथ बदनीयत भी है, जो पैसे को लैप्स कराता है, ज़ाया कराता है, आपको इसलिए नहीं देता है कि आपने हमें वोट दिया है। आपका कसूर सिर्फ यही है।
آپ بھی اس بلوچستان کا حصہ ہے, آپ بھی اس صوبے کا وارث اور مالک ہے. آپ کو اس لیے وہ ہمارے علاقوں میں غیر منتخب نمائندوں کو دے کر وہاں پہ ٹھیکیدار پیدا کر رہا ہے, اس کو پرسنٹیج مل رہا ہے, اس کو حصہ مل رہا ہے. آج بھی آپ اب سب جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہوئے, میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ آج ہمارے جو خصوصی نشست جس کو کہتے ہیں, یہ جو شام لال بیٹھا ہوا ہے وزیر اعلیٰ کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے, اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ اپنے برادری کے لیے آپ 10 کروڑ روپے کی اسکیمیں دیں. یہ تو اس حکومت نے کیا ہے کہ آپ نشاندہی کرے, لیکن اس وعدے کے باوجود آج اس حکومت نے اس کو 1 روپے اس لیے نہیں دیا ہے کہ یہ شام لال کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے. یہ اگر باپ سے ہوتا, بلوچستان عوامی پارٹی سے ہوتا, تو دنیش کی طرح سینٹ میں بیٹھ کر بھی 50 کروڑ روپے آج بھی اسی بجٹ میں بھی رکھا ہوا ہے. اس کا تعلق بدقسمتی سے اس پارٹی سے نہیں ہے اور نہ ہوگا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود بلوچستان کے عوام, میں کہتا ہوں کہ وہ باشعور ہے. اس کے باوجود بلوچستان کے عوام جانتے ہیں کہ ان کے جو نمائندے ہیں, ان کے جو سختی کے اوقات میں ان کا جو دوست ہے وہ کون سی پارٹیاں ہے جو آج اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ان کی آواز بلند کر رہے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, آپ کا شکریہ. بہت سارے مسائل ہیں, چونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے آج ہی اپنی ذمہ داری پورا کر کے اس ریکوزیشن اجلاس کو ختم کرنا ہے. کل کا آپ نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں موقع نہیں دو گے, تو کل انشاءاللہ ہم آپ کے دروازے پہ نظر آئیں گے. لیکن تھوڑی بات آج حکومت نہیں ہے, میں کرسیوں سے بات کروں گا, ان کے اندر بھی کچھ لگے ہوئے ادھر پہنچ جائیں گے. اس لیے کرسیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خالی ضرور ہے, لیکن آپ کے مالک اور آپ کے جو آپ پہ بیٹھتے ہیں, جو کبھی کبھار اس کرسی کو ہلاتے ہیں ادھر ادھر, ان کو اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس اپوزیشن کے دوستوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اس دفعہ بھی اس بجٹ میں اپوزیشن کو, ان کے علاقے کو آپ نے کوشش کی نظر انداز کرنے کی, تو پھر بلوچستان کی ہر روڈ پہ, ہر شاہراہ پہ جو ہے آپ کے خلاف احتجاج ہوگی, اور جو بھی ہوگا اس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے آپ کی حکومت پہ ہوگی. بہت مہربانی, شکریہ. شکریہ ملک